है हाई लेवल मीटिंग। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होनी है चर्चा। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे विशेष दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे बातचीत। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नितिन नवीन ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, बीमारू राज्य नहीं रहा उत्तर प्रदेश। और मुंबई में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में पानी भरने से लगा रफ्तार पर ब्रेक। लोगों को हो रही आवाजाही में कई तरह की दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं जो कि अयोध्या से मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी बैठक आज होने वाली है। 6 जुलाई की तारीख जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में ये अहम मीटिंग होगी। इस दौरान इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ट्रस्ट चोरी और चढ़ावा चोरी को लेकर जो भी तमाम तरह की स्थिति और पशुपेक्ष की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा संभव है। दोपहर 3 बजे का समय जब मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक की शुरुआत हो जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ट्रस्ट कई विषयों पर फैसले ले सकता है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एसआईटी एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी तहकीकात में जुटा हुआ है। तो वहीं आज राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। हालांकि संभावना बहुत तेजी के साथ ये भी जताई जा रही है कि चंपत राय की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा आज उस बैठक में होती हुई नजर आ सकती है। और आगे किस तरह से रीति नीति को बढ़ाना है, आगे क्या कुछ ऐसी तैयारी रहनी है, उन चीजों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर चोरी की प्लानिंग की गई थी। चढ़ावा चोरी केस के मास्टरमाइंड की अब तक पहचान क्योंकि नहीं हो पाई है। और ऐसे में वो मुख्य सरगना कौन है। जेल में डरे हुए हैं चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी। और ऐसे में आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन चीजों को लेकर आज ये बैठक होगी। और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का जो एजेंडा है वो सीधे तौर पर यह कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के इस्तीफे को लेकर चर्चा, चढ़ावा चोरी जांच के लिए एसआईटी की तरफ से जो अभी तक तहकीकात की गई उसको लेकर चर्चा, भविष्य की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासनिक पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। मंदिर से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर विचार होगा। 2025-26 के आमदनी, खर्च और वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा भी आज इस बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक की क्या कुछ स्थिति है तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद आगे इस तरह के जो भी चोरी की वारदात या फिर घटनाक्रम घटित हुआ है उसको लेकर किसी भी तरह से पुनरावृत्ति ना होने पाए, उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और उसी लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसके बाद इसे अब 6 जुलाई को किया जा रहा है। और आज दोपहर 3 बजे का वो समय होगा जब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बड़ी बैठक की जाएगी। और ट्रस्ट की तरफ से जब ये बैठक की शुरुआत होगी तो इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। सबसे बड़ी बात यह कि राम भक्त जो इस वक्त मायूस नजर आ रहे हैं, राम भक्त और श्रद्धालु जो वहां पर अमूमन तौर पर जाते थे, राम मंदिर में दर्शन करते थे प्रभु श्री राम अपने आराध्य के, उनमें भी नाराजगी है। और उनकी नाराजगी को कैसे कम किया जा सकता है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए आज ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है कि क्या लग रहा है, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको लेकर गहनता के साथ विचार विमर्श का सिलसिला इस बैठक में देखने को मिलेगा?
देखिए, तो आज बैठक होने वाली है राम मंदिर ट्रस्ट में ही होगी और वहीं पे जो है 3 बजे ये बैठक को बुलाया गया है और काफी अहम बैठक माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जिस तरह से जो इस्तीफा पिछले महीने दिया था, अब देखना ये होगा कि उस इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट का एक बायलॉज ये भी है कि अगर किसी को भी उस ट्रस्ट से हटाया जाता है तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि महंत जितेंद्र दास है वो भी अयोध्या से बाहर चले गए हैं कल की डेट में, और उनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और बाकी जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो अयोध्या में पहुंच गए हैं। 3 बजे का जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। तो अब सबकी निगाहें इसी पे अटकी हुई है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफा है उसको स्वीकार किया जाता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है काफी ज्यादा आक्रामक है, लगातार इस मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन 2 दिन के प्रवास पे लखनऊ आए थे, उनसे भी जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने ये साफ कहा कि जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आरएसएस का भी ये लगातार बयान आ रहा है कि कोई भी अगर इसमें दोषी होता तो उसको बदला नहीं जाएगा, यानी कि जो मामला है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो अब ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि उनकी जगह ट्रस्ट में किसको महासचिव बनाया जाता है या अन्य किस पद पे किसकी तैनाती की जाती है। तो ये भी जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पहले कार्यक्रम कई अन्य जगह पे होना था, अब उसको राम मंदिर ट्रस्ट में इसलिए रखा गया है ताकि वो सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से जो है एहतियात बरती जा सके, और इसके अलावा मीडिया जो है लोगों से जो ट्रस्ट के लोग हैं उन तक ना पहुंच सके, क्योंकि मंदिर परिसर जो है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई है, मीडिया की एंट्री बैन है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है 3 बजे जो बैठक है वो होती है राम मंदिर ट्रस्ट के भवन में, तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो मीडिया है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि जानकारी मीडिया को देर से ही सही लेकिन पता तो चल जाएगा। अब यही कारण है कि सबकी निगाहें जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पे क्या स्वीकार होती है उस पर लगी हुई है या फिर क्यों नहीं स्वीकार होती है, आखिर में क्या कारण क्या बायलॉज दिया जाता है। तो लेकिन संजीव ये भी समझने का प्रयास आपसे रहेगा, चूंकि देखिए इस्तीफे को लेकर निश्चित तौर पर गहनता से मंथन यहाँ पर किया जाएगा कि आगे की चीजें क्या रहती है, रीति नीति क्या तैयार करनी है ताकि इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति वापस से राम मंदिर में ना हो पाए, क्योंकि राम भक्त और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते थे वो मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस चीज की प्रबल संभावनाएं हैं कि उनका इस्तीफा रोका जा सकता है, क्योंकि देखिए चंपत राय को लेकर अभी पूछताछ एसआईटी की टीम की तरफ से की गई थी और एसआईटी ने अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, नाम इनके भी मेंशन है, भले ही एफआईआर दर्ज नहीं है लेकिन एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है। निश्चित तौर पर आगे जब कार्रवाई का सिलसिला रहेगा तो उस दौरान शायद आने वाले समय में नाम आ सकते हो, क्योंकि संदिग्ध दायरे में ये लोग आते हैं। तो क्या इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनका नाम आ रहा था और उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है पिछले महीने यानी कि जून की 23 तारीख में। तो अगर नहीं इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो उन कारण भी बताना पड़ेगा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं कि आखिर में किन कारणों से जो है उनको इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें ये निकल कर आया है कि ट्रस्ट के ही किसी पदाधिकारी का उनको संरक्षण था, और जिस तरह से जिनकी भी तैनाती की गई है वो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट का बायलॉज होता है उससे हट के किया गया। तो आखिर में किसका इसमें हाथ था, और जिस तरह से एसआईटी ने जो जांच की है, एसआईटी 3 दिन लगातार जो है 3 से 4 घंटे तक जो है चंपत राय इसके अलावा जो है अनिल मिश्रा के साथ पूछताछ की है। तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि ऐसे कुछ बिंदु होंगे जिसको लेकर ही जो है लगातार एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार के ही पूछताछ के बाद जो है उनको क्लीन चिट दिया जा सकता था। और जिस तरह से विपक्ष भी लगातार जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा का ही नाम ले रही है, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि जिसको लेकर जो है विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है। हाँ, ये जांच का विषय है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जांच में किसी भी प्रकार की दखल ना हो। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या जो ट्रस्टी आज जो बैठक करेंगे ट्रस्ट के लोग, तो क्या उनके इस्तीफे को मंजूर करते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक की अभी खबरें जो आ रही हैं तो संभवतः ये माना जा
जा रहा है कि ट्रस्ट जो है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेगी। जी निश्चित तौर पर, और अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो नया महासचिव कौन होगा उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन क्या जोरों के साथ नाम सामने आ पा रहे हैं? सूत्रों के हवाले से कोई भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ नामों को लेकर भी विचार विमर्श का सिलसिला अंदर खाने में चल रहा हो? देखिए, अभी फिलहाल जो है ऐसा किसी भी नाम की चर्चा भी नहीं चली। हाँ, ये जरूर है कि अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो 1-2 दिन में जो है उनकी जगह पे महासचिव के पद पर किसी की भी तैनाती की जा सकती है। वो हो सकते हैं कि कोई महंत भी हो सकते हैं या फिर कोई IAS रिटायर्ड भी हो सकते हैं, न्यायाधीश भी हो सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं काफी ज्यादा है कि पूरी तरह से जो है पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि जिस तरह से ये गबन का मामला सामने आया है, अब इस तरह के मामले का उजागर ना हो, इस तरह के मामले ना हो, इसको मद्देनजर देखते हुए जो है मंदिर ट्रस्ट जो है पूरा जो भी कदम रखेगी वो फूंक के रखेगी। और यही कारण है कि फिलहाल अभी आज जो सबसे बड़ी बैठक है, 3 बजे की बैठक है, सबकी निगाहें उसी पे लगी हुई है। जी और देखिए, ट्रस्ट की इमेज का भी सवाल है और उसके चलते ये भी जानकारी संजीव सामने आ रही है कि 2025-26 का जो पूरा रिकॉर्ड है, जो पूरा डेटा है, उसको लेकर भी गहनता के साथ चर्चा हो सकती है कि कितना चढ़ावा या मंदिर में आया और कितने चढ़ावे का घपला यहाँ पर किया गया है और किस तरह से आखिर मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है। तो उसको लेकर भी विचार विमर्श का सिलसिला यहाँ पर चलेगा। तो क्या किसी तरह की SIT की मदद हो पाएगी जो आज की बैठक में एक बड़ा फैसला सामने आता है उसके बाद से? देखिए, अभी तक की जो SIT की जांच है उसने कल भी जो है जेल में जाकर पूछताछ की है, 5 आरोपियों से पूछताछ की है। अविनाश शुक्ला से जिस तरह से जो पूछताछ हुई है तो उसमें ये भी निकल कर आया है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है एक आईफोन और इसके अलावा 2 लाख रुपए जो है ट्रांजैक्शन भी किया है। तो सवाल ये उठता है कि 18 से 20 हजार रुपया पाने वाला आदमी अचानक कैसे किसी को आईफोन और 2 लाख रुपए जो है दे सकता है, RTGS कर सकता है, इसके अलावा मकान बना सकता है। कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जो है SIT और राम मंदिर ट्रस्ट थाना जो है लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। और जिन भी आरोपियों को पकड़ा गया है, 8 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 7 आरोपियों के पास से 80 लाख रुपए जो है लगभग बरामद हुए थे। तो ये इतने बड़ा अमाउंट आया तो कहाँ से आया? और शायद यही कारण कि जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान उसके बाद से लेकर और अभी तक का जो डाटा है उसको लगातार खंगाला जा रहा है, ये देखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार विगत अगर 1-1.5 साल की बात की जाए तो करीब 25 लाख रुपए तक का चढ़ावा आता था, 25 से 28 लाख तक का। लेकिन वो जो चढ़ावा था वो धीरे धीरे जो है 18 लाख में कन्वर्ट हो गया, कभी 16 लाख, कभी 18 लाख, कभी 19 लाख। यानी कि जो गबन हो रहा था वो लगातार जो है प्रतिदिन हो रहा था। तो ऐसे में ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी है कि आखिर में ये पैसे क्यों कम हो रहा है, इसकी उनको खुद भी इंटरनल जांच करानी चाहिए। ये भी खबर आ रही है कि इसकी जानकारी ट्रस्ट को थी कहीं ना, लेकिन उन लोगों ने जो है बचाव किया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत हो सकती है। लेकिन अब ये जांच का विषय है। जिस तरह से SIT जांच कर रही है, राम मंदिर ट्रस्ट थाना जो है अपनी जांच कर रही है, CO रैंक के अधिकारी आशुतोष तिवारी वो जो जांच कर रहे हैं। और जिस तरह से राजनीतिक अगर दबाव की बात की जाए, विपक्ष का भी अपना दबाव है और सरकार भी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लगातार दबाव बना रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। RSS भी जो है उनका साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी साफ कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी पद पर क्यों नहीं हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो निश्चित तौर से ये भी कहा जा सकता है कि मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, SIT की तरफ से कहीं ना कहीं सूत्रों से एक जानकारी भी सामने आ रही थी। जब पिछली दफा यहाँ पर SIT ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखी थी तो 8 लोगों पर FIR दर्ज हुई और 8 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जो कि जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन अब 15 जुलाई को जो SIT दूसरी रिपोर्ट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई संजीव रखेगी, तो क्या ये मानकर चाहे कि और भी अधिकारी और भी कुछ कर्मचारी जो ट्रस्ट के अंदर हैं उन पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या फिर जो गणना में लगे हुए थे, नोटों की गणना में, उन पर भी गाज गिर सकती है। इसके अलावा जो है बैंक के भी कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी जो है SIT के निशाने पर हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की गई है। PNB बैंक और इसके अलावा जो है SBI बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार जो है बातचीत की गई है। और उनमें जो ये देखा गया है तो कहीं ना कहीं उनमें भी डाटा में हेरफेर देखने को मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है काफी
महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद बहुत सी चीजें की क्लियरिटी हो जाएगी और ये भी कहा जा सकता है कि आज की बैठक के बाद कल से लेकर परसों तक कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो SIP है और राम मंदिर ट्रस्ट थाना है उसके निशाने पर कुछ लोग हैं, उनसे लगातार। ठीक है संजीव, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, जो आज कोलकाता के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको बता दें, चूंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इस खास कार्यक्रम में शिरकत होंगे। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से किया जाएगा। भवानीपुर स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देंगे, जहां बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक होगी। बिस्वा बांग्ला मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के दौरे पर हैं। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भवानीपुर स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी उस दौरान उपस्थित रहेंगे। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। संगठनात्मक तौर पर क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कैसे अभी से वो पैड बिछाई जा रही है, आगे आने वाले 5 साल के लिए उसका जिक्र किया जाएगा और सत्ता वैसे ही मजबूत है। शुभेंदु अधिकारी इस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लगभग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में कई अधिकारी जो मौके पर मुस्तैद हैं, किसी भी तरह की चूक ना हो, उनके दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर, उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। रूट डाइवर्ट भी किया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो चुकी है। ऐसे में TMC पर बड़ा प्रहार आज अपनी जनसभा के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा सकता है। TMC के शासन को याद करते हुए बताया जा सकता है कि TMC ने किस तरह से बंगाल को, कोलकाता को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन जब बात यहां पर 15 साल का सूखा समाप्त करने के बाद बीजेपी की वापसी होती है, तो इस दौरान बीजेपी की तरफ से महज कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में एक नया परिवर्तन किया है, कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। लेकिन आगे 5 साल का विजन क्या रहने वाला है, इसका भी यहां पर बकायदा एक रोड मैप रखा जाएगा आम जनमानस के सामने, जहां न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसकी बयार अब कैसे बहेगी और किस तरह से वो लगातार बदलाव करने हैं, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति, भवानीपुर में आपको बता दें कि श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक होगी। तो कोलकाता दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। साथ ही प्रयागराज से बड़ी खबर है, संगमरमर मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने वैकल्पिक जमीन की मांग की है, जहां मुस्लिम पक्ष ने क्षतिपूर्ति में जमीन मांगी है। प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित है संगमरमर मस्जिद, जहां इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपको बता दें कि एक ऑप्शनल तौर पर जो जमीन है उसकी मांग की जा रही है। हालांकि हिंदू पक्ष भी इस पूरे मामले पर कई तरह की बातें कह रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्थिति यहां पर क्लियर नहीं हो पाई है और ऐसे में अब जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट की तरफ से यहां पर जो फैसला सुनाया जाएगा वो निश्चित तौर पर मानना होगा। लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें रखी जा सकती हैं। मस्जिद कमेटी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऑप्शनल तौर पर, वैकल्पिक तौर पर एक जमीन यहां पर दी जाए, ताकि वो अपनी चाहे नमाज अदा कर पाए या फिर वहां पर किसी भी तरह की चीजें हों, क्योंकि ताकि लोगों को परेशानी ना होने पाए। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संगमरमर मस्जिद मामला है जहां हाईकोर्ट में सुनवाई देखने को मिल पाएगी और दलीलें यहां पर पेश की जाएगी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच में तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है और जो दलीलें दी जा रही है वो साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से पशुपेक्ष की स्थिति नहीं है।
अब बात करते हैं बहराइच की, जहां आपको बता दें कि गिरिजापुरी बैराज से 46,380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने से मेहसी में घाघरा नदी का जलस्तर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासनिक अमला एक तरफ अलर्ट मोड पर है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण जो है वो नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशान है। मानसून भले ही दस्तक दे चुका है, लेकिन 46,380 क्यूसेक पानी यहां पर बढ़ा है। घाघरा नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले समय पर अगर चेतावनी रेखा को पार कर जाता है तो बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसलिए इस नदी या फिर यहाँ इसके किनारे जो लोग रहते थे या फिर जो बसे हुए थे उनको दूसरी और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करा दिया गया है। लेकिन कुछ गांव वाले हैं, क्योंकि अगर कल को कुछ ऐसी विकराल स्थिति होती है, बाढ़ जैसे हालात पनपते हैं, तो कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई गांव का एक दूसरे से संपर्क टूट सकता है और इसी के चलते अब ग्रामीण परेशान हैं। और गांव वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रशासन को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन हालांकि ये कह रहा है कि इस पूरे मामले पर जितना हो सके उतना लोगों की प्राथमिकता फिलहाल प्राथमिकता ये है कि लोगों की सुरक्षा और उनका बचाव किया जा सके, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। लेकिन एकदम से सभी गाँव को खाली करा देना वो भी औचित्य नहीं है, जिसके तहत कई कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मासी विधानसभा मासी तहसील का ग्राम पंचायत चुरईपुरवा पसदेवरी है। क्या क्या कब से कटान हो रही है यहाँ पर? ये यहाँ लगभग 50 साल हो गए हैं। आप वो नदी का छोर देख रहे वहां से लेके अब तक कटान यहाँ तक हो चुकी है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अभी कल पानी छोड़ा गया है, कटान होने लगी है। आप देख सकते हैं कि दरार पड़ चुकी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे अभी कई पिछले साल कई घर पीड़ित हो गए थे, बाढ़ में कटान में चले गए थे, उनकी अभी भी मुआवजा उनको नहीं मिला था। ये सब देखते हुए उनको तत्काल जैसे बाढ़ आई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको राहत मुहैया तुरंत प्रदान किया जाए। और देखिए, घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलर्ट मोड पर प्रशासनिक अमले की टीम है और ऐसे में लगातार मांग की जा रही है कि सरकार को भी इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसी तरह का कदम उठाया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में मानसून दस्तक चूंकि दे चुका है, लेकिन आने वाले समय में शायद यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला देखने को मिल पाएगा उसकी वजह से अभी 46,380 क्यूसेक पानी जो जलस्तर बढ़ा है उसके बाद शायद स्थिति और विकराल रूप धारण कर सकती है। और उसी के चलते ग्रामीणों में यहाँ पर परेशानी और मायूसी नजर आ रही है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अगर यहां पर आने वाले समय में किसी तरह की बाढ़ की स्थिति रही तो कई गांव का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। अब खबर कन्नौज से है, जहां पर तालाब में जेसीबी से सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सफाई करते समय जेसीबी पलट गई और एक युवक जेसीबी के नीचे दब गया। हादसे के तुरंत बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो ये तस्वीर, जब सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जेसीबी के नीचे एक युवक आ जाता है जिससे उसकी मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई है। मौके से जेसीबी चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी भी ढूंढ खोज की जा रही है। जेसीबी चालक इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आखिर कहां और कैसे फरार हो गया। अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जो मजदूर या जो शख्स यहां पर दबा है उसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को इत्तला कर दिया गया है। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बड़ा जो हादसा हुआ है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो जेसीबी चालक है वो फिलहाल मौके से फरार हो गया है। साथ ही गाजियाबाद कॉलोनी में घर के बाहर हुई फायरिंग मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर मेरठ जेल में तैनात कांस्टेबल विवेक और उसके साथी नवनीत मीनू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विवेक का अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते उसका अपने साले से भी झगड़ा हो गया था। बदला लेने की नीयत से उसने 3 जुलाई की रात अपने साथी के साथ ससुराल पहुंचकर साले पर फायरिंग कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से अवैध बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। जांच में सामने आया कि सह आरोपी पहले हत्या के मामले में जेल जा चुका है और वहीं से उसके अपराधियों से संबंध भी बने थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
अभियोग में घटना का खुलासा किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध पिस्टल 32 बोर और 1 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके नाम विवेक और नवनीत उर्फ मीनू है। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 3/7/26 को विवेक अपने दोस्त नवनीत उर्फ मीनू को लेकर घटनास्थल न्यू विकास नगर में आया था और अपने साले पर फायर की थी और जिसके उपरांत तो वहां से फरार हो गए थे। जब और पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि विवेक का अपनी पत्नी से कोई विवाद था, जिसके उपरांत साले से कहासुनी हो गई थी। इसी क्रम में इसने फिर अपने मित्र नवनीत उर्फ मीनू का सहारा लिया और इस घटना को अंजाम दिया था। उसके उपरांत ये दोनों वहां से फरार हो गए थे। हत्या के दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी से नाराज होकर अपने साले के बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला कर डाला। पुलिस ने हालांकि इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ में इसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसने मेरठ इलाके से अवैध पिस्टल खरीदवाई और उसके बाद लोनी इलाके में पहुंचकर अपने ससुराल में अपने साले के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने लिखित शिकायत ली और उसके बाद आरोपी को ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि पत्नी से हो रहे विवाद में साला रोड़ा बन रहा था। और चलिए तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।